वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे टेस्ट प्लस डिस्कशन देखेंगे। ये पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टेस्ट होगा। बीते कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो एग्जाम एनालिसिस हो, करंट अफेयर्स हो या फिर रेलवे टेस्ट सीरीज हो। इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिल पाई है क्योंकि मैं अपने निजी काम में व्यस्त था। अब वो व्यस्तता खत्म हो चुकी है। उम्मीद करते हैं अब आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो ये पांचवा वीडियो है टेस्ट का, जो कि हमने पहले से 4 वीडियो उपलब्ध कराए हुए हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट से बाकी की 4 वीडियो ज़रूर देखिए। 2020 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2020-21 के इस पैटर्न पर जो अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, इस तरह के पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी पैटर्न पर आधारित ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस चिंगारी टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। डेली आपको यहाँ पर एक बार टेस्ट में ज़रूर अपीयर होना है और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बल, संवेग, दाब या फिर उत्क्षेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। यहाँ पर आपको बता दें, संवेग बराबर वेग गुणित द्रव्यमान। ये इस तरह से भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार आपसे पूछ देगा कि संवेग बराबर, और यहाँ पर दे देगा वेग और गुना करके आपको इस तरह से डैश में दे देगा कि खाली स्थान को भरना है और 4 ऑप्शंस आपके सामने दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल याद रखना होगा कि संवेग बराबर जो है वो वेग गुना द्रव्यमान होता है। यह एक सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो आप इसको किस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि संवेग है और इसमें स है, आप इस तरह से याद रखिएगा। स है सदिश राशि, आप इसको इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। संवेग जो है वो सदिश राशि है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है? किस यंत्र का इस्तेमाल होता है पनडुब्बी के अंदर, जो समुद्र का जो स्तर है, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में उसका इस्तेमाल किया जाता है? उस यंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पेरिस्कोप। यहाँ पर आप याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले पायरोमीटर भी है, इसको जानिए। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए, उसका टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, किसका इस्तेमाल होता है? ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। पायरोमीटर भी पूछा गया है, ओडोमीटर भी पूछा गया है, और एक होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर से स्पीड का पता चलता है, गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है, किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकंड हो। हालांकि स्पीडोमीटर के अंदर किलोमीटर पर आवर ही होता है। जितनी भी गाड़ियां होती है, चाहे वो आप 2 व्हीलर कहें, 4 व्हीलर कहें या फिर बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, ट्रक, बस, इन सभी गाड़ियों के अंदर भी स्पीडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर भी लगा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, जब एक कार मोड़ लेती है यानी मुड़ती है, तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ठीक है, कार के अंदर जब हम कोई कार जो है वो मोड़ लेती है किसी मोड़ पर, टर्निंग पर, तो वो बल जो है, उसमें एक बल काम करता है जिसकी वजह से बाहर की ओर धक्का महसूस होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल की प्रवृत्ति होती है कि वह केंद्र से दूर भागता है। ये इसकी प्रवृत्ति है, आपको याद रखना है। जैसे ये केंद्र है, इससे दूर भागेगा, ये अपकेंद्रीय बल की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है और जिसका परिणाम अभिकेंद्रीय बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? छठे आवर्त में, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या पूछा गया है, कितने तत्व हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 तत्व हैं। ठीक है, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, वो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट आवर्त में कितने हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको याद रखना है। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। दूसरे में कितने हैं? दूसरे और तीसरे में ये है 8 याद रखिएगा, 8 संख्या। इसमें 2 है फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड में 8 है। यानी आप इस तरह से याद रखिएगा, 2 दूसरे दूसरे में आप याद रखिए 8, तीसरे में याद रखिएगा 8, और चौथे एवं पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। तो चौथा और पांचवा जो है इसमें 18 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और छठे का आपको यहाँ पर बता ही दिया गया, 32। अगला सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी के साथ इनमें से किसका नाम जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शंस हैं, न्यूलैंड, मेंडलीव, हुंड
और एम.जे. मोस्ले। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एम.जे. मोस्ले। यानी मोस्ले का नाम जो है आधुनिक आवर्त सारणी के साथ जुड़ा हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है। इसमें 18 वर्ग यानी ग्रुप होते हैं तथा 7 आवर्त यानी पीरियड होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है किस गैस से? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन एक पीले और हरे रंग की प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है ये क्लोरीन, पीले और हरे रंग की। यह हवा से हल्की होती है लेकिन निश्चित दाब और तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है। यह पृथ्वी के साथ ही समुद्र में भी पाई जाती है। क्लोरीन पौधों और मनुष्यों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। आपने देखा होगा क्लोरीन की गोलियां भी दी जाती है पानी के अंदर, ताकि पानी में जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो नष्ट हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता कितनी होती है? नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है वो डैश होती है, यहाँ पर दिया गया है और 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑक्सीजन से अधिक, ऑक्सीजन से आधी, ऑक्सीजन के समान या फिर ऑक्सीजन से कम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता, यहाँ पर न जो है वो इस तरह का होगा, आयनीकरण जो है वो आयन इस तरह से होता है, तो आयनीकरण आप इस तरह से याद रखिएगा। आयनीकरण क्षमता जो है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत को क्या कहते हैं? एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, वल्कल कहा जाता है। ठीक है, वल्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है? किस विटामिन की वजह से शरीर में कैल्शियम अवशोषण बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले विटामिन डी के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। विटामिन डी वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है विटामिन डी। जैसे कि आपको मालूम है के भी है, विटामिन ई, डी और ए, यानी इसको कीड़ा आप याद रखें। ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन सी है? बी और सी है, ये आप याद रखिएगा। जल में विटामिन बी और सी जो है वो घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन है के, ई, डी, ए। अब यहाँ पर देखिए विटामिन डी के 2 प्रमुख प्रकार हैं, एक विटामिन डी2 और दूसरा है विटामिन डी3। डी2 और डी3। डी2 को हम लोग ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं एवं विटामिन डी3 को कोले कैल्सीफेरोल कहते हैं। 2 अलग अलग नाम है। डी2 को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गो कैल्सीफेरोल और डी3 को कहेंगे कोले कैल्सीफेरोल। देखिए विटामिन डी के अभाव में छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और जो वयस्क हैं यानी जवान हैं उनमें अगर इसकी कमी हो जाए तो हड्डी के मुलायम होने की वजह से उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमज़ोर होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो ये दोनों बीमारियां आप याद रखिएगा, वयस्क और बच्चों में होने वाली। एक रिकेट्स है बच्चों के अंदर, वयस्कों में 2 प्रकार की है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 4 ऑप्शंस हैं, खाद्य ऊर्जा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग कैलोरी में अंकित करते हैं, बतलाते हैं। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। सबसे पहले उसने ही ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा था। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, तो ये भी पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक के शिलालेख को भी सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जेम्स प्रिंसेप ने।
पशु बलि की निंदा अशोक के पहले शिलालेख में की गई है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अशोक के कई शिलालेख हैं जिसमें से पहला शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा करने के लिए चर्चित है। इसके बाद देखिए अगला है, शहद का मुख्य घटक क्या है। शहद, जिसको कई बार मधु के नाम से भी जाना जाता है, हनी इसको कहा जाता है, तो ये जो है इसका मुख्य घटक क्या है। शहद का मुख्य घटक हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट कई बार आपको बताया जा चुका है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या फिर जॉय डिस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस ना हो करके आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको आउटपुट करके देता है। कोई भी चीज़ आप इस पर देख रहे होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण के अंदर जायरोस्कोप का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा माउस, ऑप्शन नंबर बी जो है। आपने देखा होगा पहले माउस के पीछे एक छोटा सा बॉल भी होता था, जो पुराने माउस है। अभी जो माउस है उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा आपको छेद दिखेगा जिसके अंदर से एक लाइट रे जो है वो रेड कलर की लाइट आप लोगों को दिख रही होती है। तो माउस के अंदर ये जायरोस्कोप होता है, ठीक है। जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है माउस के अंदर। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। किस जगह पर यह सवाल पूछा गया, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बन जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। तो बी याद रखिएगा, देवप्रयाग में ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलती है और गंगा बनती है। देवप्रयाग है कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और अलकनंदा नदी गंगा की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है। किस प्रकार के शैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान जो है, अवसादी शैल जो है, इसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर आप सबको मालूम है कि ये जो शैल है ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ये कौन कौन सी होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये जो चट्टान होती है ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक है आग्नेय जिसको इग्नियस कहते हैं, दूसरा है अवसादी जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं, और तीसरा है कायांतरित चट्टान जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चट्टान आपको याद रखना है। अवसादी यहाँ पर जो सवाल का आंसर हो गया, कोयला और पेट्रोलियम इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। आसमान में रात में लाल जो ग्रह दिखता है वो कौन सा ग्रह है। आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर यान भेजने वाला पहला अरब देश भी आपको याद रखना है, वो है यूएई। यूएई जो है मंगल ग्रह पर सबसे पहला अरब देश जो है वो यूएई है, जिसने मंगल ग्रह पर यान भेजा है। ये सबसे पहला अरब देश की बात की जाएगी तब, ये सबसे पहला देश नहीं है, सबसे पहला अरबी देश है, यानी अरब के इलाके का पहला देश है यूएई। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, पृथ्वी के अलावा मंगल को जीवन विस्तार का महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गुल ए नगमा के लेखक कौन है। गुल ए नगमा के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है रघुपति सहाय फिराक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, रघुपति सहाय फिराक। फिराक गोरखपुरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो फिराक गोरखपुरी जिनको रघुपति सहाय कहा जाता है, इनका ओरिजिनल नाम रघुपति सहाय है, इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको सन 1970 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। 4 ऑप्शन हैं, 243 ए, 243 बी, 243 सी या फिर 243 डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243 सी जो है ये अनुच्छेद ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 243 में की गई है।
तो अगर संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज का चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो सिंपल आंसर होगा 243। इसमें अगर पूछे कि ग्राम पंचायत का गठन यानी संरचना, तो वो 243 अनुच्छेद से है। 243 सी आपको याद रखना है, इसमें आ जाता है नंबर ABCD, तो सी याद रखिएगा। 1992 में ये जो है ये 1992 के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब सवाल पूछेगा पंचायती राज संस्थान जो है वो संवैधानिक है या नहीं है, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि ये दर्जा 1992 के अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन में दिया गया, तो ये संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वो 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर कानून बनाकर इस पर रोक लगाई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो राजा राम मोहन राय हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। अभी 2 दिन पहले भी RRB NTPC में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ये 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के जनक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, ये सभी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया था और जो कानून बनाकर रोक लगाई थी लॉर्ड बेंटिक ने। सती प्रथा को रोकने के लिए यानी इस पर कानून बनाने के लिए जो प्रयास रहा है वो किनका सबसे ज़्यादा योगदान है? राजा राम मोहन राय का। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।